नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ईरान और अमेरिका के बीच में इतने महीनों के बाद, एक दूसरे को धमकी देने के बाद, एक दूसरे का और दुनिया भर का बहुत नुकसान कर देने के बाद एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुलेगा, लोगों को तेल मिलेगा, नया उजाला और नया सवेरा होगा। अमेरिका अपनी ब्लॉकेड हटा लेगा, ईरान अपनी ब्लॉकेड हटा लेगा, लेकिन तनाव की स्थिति बरकरार है। जो दुश्मन थे, दुश्मन मर जाते हैं, दुश्मनी नहीं खत्म होती। उमा शंकर सिंह जी, मेरे सीनियर, मेरे साथी, और उमा शंकर सिंह पॉइंट पर अपना विचार रखने वाले, अब हमारे साथ हैं। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी कुछ दिन पहले हमने उमा शंकर सिंह पॉइंट कार्यक्रम में आपका पॉइंट सुना, और वो पॉइंट ये था कि एक ट्रस्ट डेफिसिट हमको देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि भारत क्या करता है, लेकिन ये एक दुनिया भर के लिए एक, आप ये समझिए, एक राहत की बात होगी अगर ये हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया कि वो क्या शर्तें हैं जिसके तहत ये हस्ताक्षर हुआ है। ये देखिए, सबसे शुरुआत में मैं एक जुमला कहना चाहूंगा, क्योंकि जुमला लिखने में मेरी भी बहुत अभिरुचि है। और वो जुमला है जो कि हम सब लोग बार बार कहते रहते हैं, 9 दिन चले ढाई कोस। लेकिन अमेरिका के मामले में ये है 100 दिन चले ढाई कोस। यानी कि 105 दिनों की जंग के बाद, हालांकि बीच में सीज फायर हो गया, वो छिटपुट तरीके से चलता रहा, लागू होता रहा, कभी कभी टूटता रहा, लेकिन 105 दिनों के युद्ध के बाद अब वापस बैक टू स्क्वायर वन वहीं पर आकर अमेरिका खड़ा हो गया है जहां से वो चला था। यानी कि जो न्यूक्लियर समझौता है उस पर बातचीत 19 जून को जब इस फ्रेमवर्क समझौते पे या एमओयू पे साइन हो जाएगा, उसके बाद उस पर बातचीत शुरू होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 9 दिन नहीं बल्कि 100 दिन चले ढाई कोस, क्योंकि अभी न्यूक्लियर समझौता इस 14 सूत्री, जो कि ईरानी मीडिया की तरफ से जो आई है खबर, उसमें 14 सूत्री एक एमओयू की बात है। और उसमें ये साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो न्यूक्लियर को लेकर जो डील होगा उस पर बातचीत चलेगी 60 दिनों तक, और उसमें तय होगा कि क्या होगा न्यूक्लियर डस्ट को लेकर, बाकी चीजों को लेकर। जो शर्तें, जो जिस तरह का, अगर सनसेट क्लॉज की बात करें, जो कि अमेरिका की शर्त रही है कि न्यूक्लियर डील हो तो उसमें सनसेट क्लॉज ना हो, यानी कि कोई एक समय सीमा के बाद 20, 25, 30 साल के बाद ऐसा ना हो कि ईरान उसके बाद परमाणु बम बना ले। तो उन सब बातों पे चर्चा बाद में होगी। तो अभी जो है, आपका सवाल है कि डील किस बात पे हुई है। देखिए, डील के दो पहलू हैं। एक पहलू जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, उस पर और भी बात करेंगे, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि जो युद्ध शुरू होने के बाद जो चीजें खराब हुई, जैसे कि हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना, अब वो खुलेगा। तो वो बंद क्यों हुआ था? युद्ध की वजह से बंद हुआ था। युद्ध नहीं होता तो बंद ही नहीं होता। तो इसमें ज्यादातर जो फोकस है वो इस बात पर है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान खोलेगा। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो टोल लेगा, हालांकि जो एक दूसरी जानकारी है उसके मुताबिक ये कि वो टोल फ्री होगा। तो वो देखना होगा 19 जून तक क्या स्थिति साफ होती है, या उसके बाद आगे अंतिम डील के दौरान वो स्थिति साफ होती है। दूसरा ये कि अमेरिका जो है, जो आर्थिक नाकेबंदी उसने की है वो हटाएगा। वो हॉर्मुज स्ट्रेट से सीधा उसने जोड़ दिया था, तो उसको तो हटाना है ही। उसके लिए भी एक समय सीमा तय की गई है कि पूरी तरह से वो हटाएगा। तो युद्ध की वजह से जो स्थितियां बिगड़ी थी, जो नए डेवलपमेंट्स हुए थे, उस पर लगाम लगाने वाला ये साबित होगा, ये समझौता 19 जून को, जब ये जिनेवा में इस पे औपचारिक तौर पे दस्तखत हो जाएगा। अभी इसका ऐलान हुआ है कि इस सहमति तक हम पहुंच गए हैं। अब जब वो हो जाएगा तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत जैसे देश के लिए भी बहुत बड़ी राहत की ये बात है कि हमारा जो तेल अटका पड़ा है, जो जिसकी वजह से तेल की कीमतें यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई, गैस की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, उस पर लगाम लगेगा। और दुनिया की अर्थव्यवस्था जो एक संकट की घड़ी से गुजरनी शुरू हो गई थी, उस पर राहत मिलनी शुरू होगी। हालांकि मुझे लगता है कि 6 8 महीने तक या साल भर तक लग सकते हैं, जो नुकसान हो गया अभी तक उससे निपटने में। उमा शंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शर्तों पर अगर आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्योंकि अभी आपने मुझे ये बताया और आपकी बात से ये लगता है कि जैसे सीज फायर के टाइम पर कुछ शर्तें थीं जिन पर सीज फायर हुआ था, और फिर उन शर्तों को ही नहीं माना गया। मतलब शर्त यहां लगी नहीं कि उसके बाद लेबनान की बमबारी इसराइल ने शुरू कर दी, और उसके बाद भी कुछ छिटपुट होता रहा। इस तरीके से अभी
अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा लेगा, ईरान हॉर्मूज से ब्लॉकेड किन शर्तों पर हटाएगा? फ्री ऑफ कॉस्ट हटाएगा या फिर वो एक टोल नाका बना करके रखेगा कि जो पैसा दे वो जाए? यहाँ पे अभी थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है, और उसमें यही है कि जो जानकारी आई शुरुआती तौर पे कि ये टोल फ्री होगा, लेकिन ईरान की तरफ से जो जानकारी आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि टोल लगेगा। अब वो टोल टोल करके ना लगे, इन्वायरमेंट टैक्स के तौर पे लगाए, तो ईरान की कोशिश होगी कि वो इस एक राजस्व हासिल करने के इस मुद्दे को ऐसे ना छोड़े। तो उसके लिए क्लैरिटी के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपने शर्तों की बात की और आपने लेबनान का जिक्र किया, ये एक बहुत अहम पॉइंट है ये, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि सभी फ्रंट पे जंग जो है रुकेगी, लेबनान के उसमें इंक्लूडेड है लेबनान। लेकिन यहीं पे इजराइल की तरफ से ये जानकारी आ रही है और ये कहा भी गया है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ये कन्वे कर दिया है कि वो उस क्लॉज को नहीं मानेंगे और लेबनान पर वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अपने हमले जारी रखेंगे। तो ये एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है ईरान की तरफ से भी। लेकिन देखना होगा कि अमेरिका कैसे इजराइल को अगर काबू रख पाता है तो कैसे इजराइल पे काबू रखता है, क्योंकि अगर वो देखिए दाहिए पे अभी 2 दिन पहले जितना मैसिव स्ट्राइक किया था बड़ा इजराइल ने, उसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया था कि इसका जवाबी जो कार्रवाई है इसकी वो की जाएगी। हालांकि थोड़ी सी एहतियात बरती गई क्योंकि ये डील की बात पर्दे के पीछे से चल रही थी। लेकिन अगर ये बार बार होता रहा तो क्या ईरान संयम बरतेगा? और हिजबुल्लाह जिसको कि अब तक 2 ऐसे समझौतों के जरिए जिसको कि कंट्रोल करने की कोशिश हुई है, वो कुछ हद तक बात भी माना है, तो ईरान क्या अपना असर हिजबुल्लाह पे दिखाएगा कि वो उकसाए ना इजराइल को, क्योंकि ये दोनों तरफ की बात है। तो हिजबुल्लाह उकसाए ना इजराइल को, और तब इजराइल की ये परीक्षा होगी कि वाकई में जो दक्षिणी लेबनान के इलाकों में उसने अपनी पैठ बना ली है एक सिक्योरिटी जोन के तौर पे या एक बफर जोन के तौर पे, जो उसने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से को अपने एक तरह से कब्जे में ही ले लिया है, क्या उसे वो विड्रॉ करता है या नहीं। तो वो एक बहुत ही ऐसा बिंदु है जिस पर क्लैरिटी समय के साथ ही आएगी कि क्या ट्रंप नेतन्याहू को तैयार करा पाते हैं उस मामले के लिए, और तैयार करा नहीं पाते हैं तो क्या नेतन्याहू फिर कोई फाइल ट्रंप को दिखाते हैं कि भाई हमारी चलेगी। ये आपने इंपॉर्टेंट बात बोली उमा शंकर जी। हमने अक्सर देखा है कि इजराइल अपनी लड़ाई में किसी ना किसी तरीके से ये पूरा प्रयास करता है कि वो अमेरिका भी साथ आ जाए, उसकी लड़ाई बड़ी लड़ाई हो जाए और एक ग्रेटर इजराइल की जो उनके ख्वाब हैं वो पूरे हों और उसमें सब लोग उनके साथ हों। अब अमेरिका को ये सूट नहीं करता, क्योंकि क्या आप भी मानते हैं, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अमेरिका बहुत डेस्परेटली एक क्लीन एग्जिट पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। भाई घुस तो गए जंग में, अब निकलें कैसे? हमने वेनेजुएला समझने की जो गलती कर ली उससे हम निकलें कैसे? क्योंकि ईरान तो फाइट बैक कर रहा है, ये तो वेनेजुएला की तरह फोल्ड अप नहीं हुआ। तो इजराइल को आप टेम कैसे करेंगे? ये तो आगे के लिए भी एक समस्या बनी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए इजराइल ने जिस तरीके से इजराइल की तरफ से जिस तरीके की जानकारी आ रही है उससे साफ है, और ये बात मैं पहले से कहता रहा हूँ कि इजराइल का जो मकसद है वो सिर्फ ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने से नहीं है, बल्कि उसकी जो मंशा है वो ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करने की है। और आपने ग्रेटर इजराइल की बात की, हालांकि यही सवाल मैंने इजराइल के राजदूत का जब मैंने पॉडकास्ट किया तो पूछा था, तो उन्होंने 2-3 बातों का हवाला दिया था और उनकी बात भी सही थी कि अगर वो ग्रेटर इजराइल की तरफ जाते तो जो मिस्र का सिनाई का इलाका पेनिनसुला जो है वो क्यों लौटा दिया, जॉर्डन को क्यों उनकी जमीन जो है लौटा दी, तो ये एक अलग बात है कि वो ग्रेटर इजराइल की बात से आज इनकार करते हैं, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है। तो जो मैं ये बात कह रहा था कि जो उनका जो एक मकसद था वो ये नहीं था कि सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोके ईरान को, बल्कि अपने लिए एक जमीन हासिल करे। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑफ लेट ईरान जो है, ईरान पर जो हमले हुए थे उससे दूर हट गया था इजराइल, और उसने बहुत ज्यादा फोकस किया अपने आप को साउथ लेबनान पे। तो उसका मकसद साफ है, और उसने आपने सही कहा कि ट्रंप को खींच लिया। शुरुआती हमले जो हैं वो इजराइल ने अभी भी किए थे, 12 दिन के युद्ध में जो पिछले साल जून में हुआ था उसमें भी किए थे, तो खींच लिया। और ट्रंप जो है उसके बाद फंस गए, मिड टर्म इलेक्शन वजह हो या जो वहां पे जो लोकल अपनी जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ने लगी, वहां पे जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ने लगी, और बहुत मैसिव जो इशू है वो बनने लगा। नवंबर में मिड टर्म चुनाव है, ये आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस में वो दोनों हाउस और सीनेट दोनों में उनकी बहुमत खत्म जो है वो हो जाएगी। तो
बहुमत नहीं रहेगी तो फिर तो उनको कोई भी बिल पास कराने के लिए बहुत मुंह ताकना पड़ेगा। तो चाहे इंटरनल सिचुएशन हो या फिर एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि एक बात और भी बता दूं आपको कि अब तक की लड़ाई में तकरीबन $30 बिलियन खर्च जो है, यानी कि 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए वो खर्च हो गए, और ये सिर्फ युद्ध के खर्च हैं। अगर कुल कुल आर्थिक नुकसान की बात करें तो एक आकलन कहता है कि तकरीबन 630 बिलियन, यानी कि 620 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक जो पैसा है वो इसमें जाया हुआ, चाहे वो आर्थिक नुकसान के तौर पर हो या फिर वेपन्स पे जो युद्ध में जो हथियार इस्तेमाल किए गए या जो तैनाती की गई उस पर है। तो इतना ज्यादा नुकसान करने के बाद ट्रंप के लिए ये बहुत ही आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, गले की फांस बन गई थी कि वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे। और इसलिए हमने देखा है कि जिन 14, अगर आप कहेंगे तो हम अगले किसी सवाल के जवाब में उन 14 शर्तों की बात भी कर देंगे, 14 सूत्री जो MOU जिसकी बात की जा रही है, जो कि ईरान की तरफ से आई है। इसका पूरा जो पुष्टिकरण है वो अभी अमेरिका की तरफ से नहीं हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि उसमें कुछ रद्दो बदल हो सकता है। 4 दिन का वक्त है अभी 19 जून तक, तो उसका भी हम जिक्र कर लेंगे। लेकिन सच में ट्रंप की जो गर्दन थी वो फंसी हुई थी, जिससे वो अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आइए उसके बारे में विस्तार से बात कर ही लेते हैं। और मैंने क्योंकि देखिए उमा शंकर जी, आपने भी नोटिस किया होगा जब सीज फायर डिक्लेयर हुआ कि भाई अब 2 हफ्ते तक कोई अटैक नहीं करेगा, उस वक्त भी ईरान बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा था कि भाई हमने तो इन शर्तों पर अग्री किया है। और वहां ट्रंप आतुर थे स्टेटमेंट देने के लिए और थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर बोलने के लिए। और उसमें एक सबसे बड़ी बात यही थी कि सीज फायर सिर्फ ईरान पर हमला नहीं, आपको लेबनान पर भी हमला बंद करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको लगता है फाइन प्रिंट का गुलाम अभी भी है ये शांति समझौता? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेबनान पर हमले रोकने की बात पीछे जब एक सीज फायर हुआ था जो 30 दिनों का हुआ था, आपको याद होगा, उस दौरान भी ये बात की गई थी, लेकिन इसराइल तब भी नहीं माना और अब भी नहीं मानेगा। तो वो तो एक अलग स्थिति है कि इजराइल क्या करेगा। सबसे पहली बात यह है कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका और ईरान के बीच खत्म हो गया था, जिसको कि शुरुआती तौर पे पहले पाकिस्तान ने अपनी मध्यस्थता के जरिए कम करने की कोशिश की और उसके बाद कतर जो है वो फाइनल शॉट के लिए कतर आया, तो वो कितना कम हो पाया है ये काफी कुछ डिपेंड करेगा ईमानदारी से कितना इसको लागू किया जाता है। अगर मैं ईमानदारी की बात करता हूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने में कोई इफ और बट जो है वो ईरान न लगाए, और आर्थिक नाकेबंदी हटाने में, क्योंकि एक बार आपको फिर याद होगा कि ये एक समझौता हो गया था कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा और ईरान नाकेबंदी हटाएगा, अमेरिका नाकेबंदी हटाएगा। अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो खोलते खोलते रुक गया और उसी दौरान 2 घाटी जहाजों को वापस फारस की खाड़ी में भेजा गया था। ये जानकारी आपको याद होगी। लेकिन बात यह है कि कितनी ईमानदारी से दोनों पक्ष इसको लागू करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा जो एक अविश्वास का जो कदम है वो फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ सकता है, क्योंकि हमने पहले मौकों पर भी कई बार देखा है कि ऐसा हुआ है। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन पहले तो 19 तारीख को सिग्नेचर हो जाए, उसके पहले की जो ये स्थिति है कि कैसे टोल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारी बातें साफ हो जाए तो उसके बाद, हाँ, दूसरी एक अहम बात ये भी है, 300 बिलियन जो डॉलर है वो अमेरिका और उसके सहयोगी देश मुआवजे के तौर पे, मुआवजा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जो रिकंस्ट्रक्शन है ईरान का उसके लिए देगा। और ईरान तो 1000 बिलियन तक की मांग करता रहा है मुआवजे के तौर पे। तो ये बात अमेरिकी प्रेस में भी कही जा रही है कि ये तो JCPO जो कि समझौता 2015-16 में हुआ था, 16 में लागू हुआ था ओबामा के कार्यकाल में, तो उसके बाद जो है वो तो उससे भी बुरी बात है, क्योंकि इसमें भी ईरान को पैसा दिया जा रहा है। जो इनके जो एसेट्स हैं जो सीज किए गए हैं उसमें से भी 24 बिलियन डॉलर जो है वो वापस करने की बात है 60 दिनों के भीतर, और वार्ता शुरू होने के पहले 12 बिलियन जो डॉलर का जो एसेट है वो वापस करने की बात है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि JCPO से भी खराब समझौता लेकर ट्रंप आए हैं, और वो भी 650 बिलियन डॉलर के नुकसान के बाद। मतलब जाहिर सी बात है अमेरिका ने, और अमेरिका भी नहीं, ट्रंप ने इसको नाक का सवाल बना दिया था। और ये सब सवाल तो उनसे पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये सब पैसा अमेरिकी जनता के टैक्स पेयर का पैसा ही है जो वो लुटा करके आए हैं। अब मैं एक सवाल आपसे उमा शंकर जी ये पूछना चाहता हूं, एक बार मैं सिलसिलेवार ढंग से पढ़ दूं तो आपके दर्शकों के लिए शायद वो ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल एक तो ये बिल्कुल। है कि सभी मोर्चों पर तुरंत और अस्थायी जो युद्ध विराम है वो होगा, जिसमें लेबनान सहित सभी फ्रंट्स शामिल है। इसके अलावा ये भी है कि संप्रभुता और जो एक हस्तक्षेप करने की कोशिश करता रहा, जो कि रिजीम चेंज की जो बात है, उस तरह की कोशिश भी अमेरिका नहीं करेगा। ये भी शर्त है ईरान की तरफ से। और इस पर भी, क्योंकि आपने देखा कि कैसे ट्रंप की तरफ से बयान आता रहा और बहुत कोशिश हुई, चाहे वो शाह रजा को लाके बिठाने की हो। हालांकि वो बाद में खुद ट्रंप उस प्लान से पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ग्राउंड सपोर्ट जो है, जो लोकल, जो पहले जानकारी आ रही थी कि जो पब्लिक है ईरान की वो चाहती है सत्ता परिवर्तन, लेकिन जब युद्ध थोप दिया गया, जब खामेनेई की हत्या हो गई, तो उसके बाद ईरान जो है संकट की घड़ी में एकजुट हो गया और सत्ता परिवर्तन का ख्वाब जो है वो टूट गया। तो इसलिए ये शर्त भी रखी गई है कि संप्रभुता को लेकर जो गैर जरूरी जो हस्तक्षेप जो करता रहता है अमेरिका, वो नहीं करेगा। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना जो ब्लॉकेड है वो 30 दिनों में पूरी तरह से हटा लेगी। ईरान के आसपास के इलाकों में अमेरिकी बलों की वापसी होगी, यानी कि जो तैनाती हुई थी वो सब वापस करना होगा। और ईरानी व्यवस्था के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट 30 दिनों में पूरी तरह खोला जाएगा, जो कि बिना टोल का होगा। ये जानकारी है। हालांकि इस पे अभी एक एम्बिग्युइटी, एक दुविधा की स्थिति जो है वो बरकरार है। ईरान पर तेल, पेट्रोकेमिकल्स आदि प्रतिबंध जो है वो सस्पेंड किए जाएंगे और ईरान को अपनी विदेशी आय पर पूरी पहुंच होगी, यानी कि जिस तरीके से उसकी इकोनॉमी को क्रिपल करने की कोशिश अब तक अमेरिका ने की है, उससे उसको पीछे हटना पड़ेगा। और $300 बिलियन के पुनर्निर्माण पैकेज की जो बात है वो तो हमने कर ही ली। अंतिम समझौते के लिए 60 दिन की समय सीमा, जिसमें कि परमाणु कार्यक्रम पर समझौता और पूर्ण प्रतिबंध हटाने की जो बात होगी वो उन 60 दिनों में होगी। ईरान परमाणु हथियार न बनाने और न हासिल करने की एनपीटी की जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जो प्रतिबद्धता है वो दोहराएगा। वार्ता के दौरान अमेरिका जो है उस क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक नहीं भेजेगा उन 60 दिनों में, और नए प्रतिबंध कोई नहीं लगाएगा। जो फ्रोजन जो एसेट है उसकी भी बात हमने कर ली। $24 बिलियन की संपत्ति 60 दिनों में जारी होगी, जिसमें से कि $12 बिलियन की जो संपत्ति है वो वार्ता शुरू होने के पहले वो जारी करना होगा। और समझौते के पालन की निगरानी के लिए एक संयुक्त मैकेनिज्म जो है वो भी तय होगा। एक और अहम बात है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाकर इस समझौते को बाध्यकारी बनाया जाएगा। और ये जो एक तरीका है इसलिए तय किया जा रहा है क्योंकि समझौता हो जाने के बाद भी अमेरिका उसको तोड़ता है, मनमर्जी तरीके से ईरान पर हमले करता है, तो ईरान भी एक गारंटी की जो बात पहले से करता रहा है, ये इसके जरिए वो मकसद जो है वो हासिल किया जाएगा और ईरान भी न्यूक्लियर बम न बनाने की अपनी प्रतिबद्धता से सब पीछे हटता नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये एक अहम पॉइंट है। और आखिरी जो एक पॉइंट है वो ये है कि वार्ता तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि आधी फंड रिलीज नहीं कर देता अमेरिका, ब्लॉकेट पूरी तरह से हटा नहीं देता और तेल प्रतिबंध को सस्पेंड नहीं कर देता। तो 19 जून को समझौते पर दस्तखत होगा एमओयू पर। उसके बाद देखेगा ईरान की क्या अमेरिका ने इन कदमों को उठा लिया है, उसके बाद जो है वार्ता शुरू होगी और वो 60 दिनों के भीतर उसको कंक्लूड होना है। तो मोटे तौर पे ये शर्तें हैं जो सामने आई है। इसमें कुछ बदलाव हो सकता है अमेरिकी मुतल्लिक, क्योंकि ये अभी ईरानी मीडिया के हवाले से आई जानकारी। आपने इतने विस्तार से उमा शंकर जी, ट्रू टू द नेम ऑफ योर यूट्यूब चैनल उमा शंकर सिंह पॉइंट, इतनी डिटेल्स बताई हैं। अब यहीं पर पेंच फंसता है और इसी चीज को लेकर के मन में शक आता है। लेकिन इससे बहुत क्लियर है कि ईरान ने अपनी शर्तें बहुत हद तक और अच्छे से प्रभावी रूप से सामने रख दी हैं। ये शर्त कितनी पूरी करेगा अमेरिका हम जानते हैं, चाहे यूएन हो, यूएन को भी कोई बहुत ज्यादा गारंटी की तरह अगर विश्व लेकर के चले कि यूएन में अगर कोई चीज हो गई तो उसका पालन होना ही होना है। हम सब जानते हैं अमेरिका यूएन को किस तरीके से ट्रीट करता है उमा शंकर जी, या यूएन को वक्त वक्त पर एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला जाता है कि उसके होने ना होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं, योर फीलिंग एज अ रिपोर्टर, एज एन एडिटर, इतने वर्षों से कवर करने के बाद, कि आपको क्या लगता है वो ट्रस्ट डेफिसिट यहां पर क्या बना रहेगा? क्योंकि अमेरिका तो आतुर था, तुरंत मैसेज आ गया कि अब हम हटा रहे हैं, सब डील हो गई, साइन हो गया। जी देखिए, मुझे लगता है कि जब इतनी जद्दोजहद के बाद एक समझौते तक पहुंचने की बात हुई है, एक एमओयू साइन हुआ है, और आपने शायद
ट्रंप का वो बयान जो उन्होंने विमान में दिया है, जिसमें उन्होंने कतर के अमीर की काफी जो उनकी जो काफी प्रशंसा है वो की है और कहा है ही इज द मैन। तो मुझे तो कई बार लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान को भी डंप कर दिया, क्योंकि उस पूरे बयान में उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जबकि पहले आसिम मुनीर का पूरा नाम लेते थे, फील्ड मार्शल कह के उनकी बड़ाई करते थे, और शहबाज शरीफ का नाम लेते थे। लेकिन यहीं पे एक काउंटर पॉइंट ये भी है कि मैंने ये भी नोट किया है कि 2:45 पे रात को पहले शहबाज शरीफ का पोस्ट आता है, और उसके 14 मिनट के बाद 2:59 पे, हम भारतीय समय के हिसाब से बात कर रहे हैं, ट्रंप का पोस्ट आता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में थोड़ा उल्टा हुआ था, पहले ट्रंप ने ट्वीट कर दिया था। तो यहाँ पाकिस्तान को एक अपर हैंड है कि उसने पहले, उसके प्रधानमंत्री ने पहले इस डील की औपचारिक तौर पे एक ऐलान की कि ऐसा एमओयू हो गया है। चाहते तो ट्रंप भी ये आगे बढ़कर कर सकते थे, हालांकि इसमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैंने एक थोड़ा सा मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है, तो मैंने इस बात का जिक्र कर दिया। जहां तक मेरे सेंस की बात है, तो मुझे लगता है कि अब इतना सारा नुकसान कराने के बाद और इतना ज्यादा अपना चेहरा खोने के बाद, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप कोई और एक्सकर्शन करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि वो नाम देते रहे। उन्होंने कहा कि एक्सकर्शन है, युद्ध नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी उनकी एक चाल थी, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस से उन्होंने इसकी एक मंजूरी नहीं ली थी, और वहां नियम कहता है कि अगर 60 दिनों से ऊपर युद्ध जाए तो मंजूरी लेनी जरूरी है ही। तो उन्होंने 36 दिनों के बाद ही जो अपना सीज फायर कर दिया, और उसी का गाना गाते रहे कि सीज फायर हो गया, युद्ध 60 दिनों के ऊपर जा ही नहीं रहा, तो कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इसको युद्ध की बजाय एक्सकर्शन देने का नाम शुरू किया, एक्सकर्शन नाम देना शुरू किया। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा से कोई एक्सकर्शन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद और ज्यादा नुकसान ही है। दूसरी तरफ जहां तक ईरान की बात है, तो उसने भी काफी कुछ खोया है, काफी कुछ तबाही वहां पे हुई है। और मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ कि ईरान के लोगों से जो मेरी बात हुई, वहां पे भी 2-3 तरह के वॉइस हैं। एक वहां पे भी उदारवादी तबका है जो ये कहता है कि बहुत हो गया, और हमें अगर गारंटी देनी है, ये मैं आपको तकरीबन महीने भर पहले की बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने कहा कि अगर गारंटी देनी है तो दे के खत्म करो, कि हम परमाणु युद्ध नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर दोबारा से अमेरिका ने हमले करने शुरू किए तो पावर प्लांट उड़ाएगा, वो ब्रिज वगैरह उड़ाने शुरू ही कर दिए थे, तो इससे ज्यादा और तबाही होगी, ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। तो एक सेंस ऑफ लॉस जो है वो ईरान को भी फील हो रहा था। बहुत सारे जानकार इसकी बात नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ ईरान का पक्ष लेते नजर आते हैं कि मजबूती के साथ, ठीक है ईरान टिका हुआ था मजबूती के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक सेंस ईरान के भीतर भी ये था कि युद्ध रुकना चाहिए। और जब दोनों ही पार्टी के बीच ये सेंस डेवलप हो जाए कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होने जा रहा, 105 दिनों तक दोनों ने देख लिया, ब्लॉकेट भी लगाकर देख लिया, हॉर्मुज स्ट्रेट भी रोक कर देख लिया, आर्थिक एक बात और भी बता दूं कि जो आर्थिक नाकेबंदी थी, ईरान की जो अर्थव्यवस्था, जो अंदरूनी उनकी जो जरूरत की चीजें थी, उसकी किल्लत वहां पर होने लगी थी, ये एक फैक्ट है। ठीक है कि वो सरवाइव कर रहे थे, बहादुरी के साथ उसका सामना कर रहे थे, लेकिन ब्लॉकेट का मतलब तो निकलता ही है। उसके दूसरे पहलू को छोड़ दें कि भारतीयों को मारा, और ये एक अलग, हम उस पर बात कर चुके हैं, लेकिन ईरान के मद्देनजर ये ब्लॉकेट भी काफी नुकसानदेह था। तो अब दोनों पक्षों को सेंस ऑफ लॉस फील हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये समझौता चलना चाहिए। उमाशंकर जी, मेरा आखिरी सवाल और वो ये है कि फर्ज कीजिए कि ये सब डील आयन आउट हो जाए, साइन हो जाए, और इन प्रिंसिपल दोनों पार्टी समझें कि जंग में कुछ नहीं रखा है, आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हो रहा है, और आओ इसको इंप्लीमेंट कर ही दें, हॉर्मूज खोल दें, और हॉर्मूज हफ्ते भर में खुल जाए या एक दिन में खुल जाए, फर्ज कीजिए। फिर भी आपको लगता नहीं है जिस तरीके की बमबारी हुई, जिस तरीके का नुकसान हुआ, उससे ना केवल सप्लाई रूट बल्कि सप्लाई चेन ऑयल की बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और ये सिर्फ हॉर्मूज खुल जाने से ठीक नहीं होगा, उसमें वक्त और भी लग सकता है। इसका मैंने जिक्र एक बार किया है, उसको और मैं थोड़ा सा एम्फसाइज कर देता हूं कि क्योंकि देखिए, अगर हम छोटा सा उदाहरण देखें, अगर भारत के पास 70 दिनों का रिजर्व ऑयल था, ठीक है, तो पिछले दिनों में वो स्टॉक कम हुआ होगा। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए। अब उस स्टॉक को भरने के लिए भी तो समय चाहिए होगा, तो जो एक कैस्केडिंग इफेक्ट है, उसका एक लार्जर इंपैक्ट है। और आज भी अगर हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए तो तकरीबन 6 से 8 महीने या साल भर लगेंगे, हो सकता है कई मामलों में 2 साल लगे, क्योंकि एक बार जब नुकसान होना शुरू हो जाता है तो उसकी भरपाई में भी वक्त लगता है। तो एकदम से उम्मीद पाल लेना कि आज ये समझौता हो गया है, सहमति बन गई है और कल से सब कुछ सामान्य हो जाएगा, वैसा नहीं होने जा रहा। और अभी तो इजराइल का रुख देखा जाना बाकी है कि क्या वो सबोटाज करने की कोशिश करता है। और सबोटाज शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये इस्तेमाल
किया जा रहा है इस मद्देनजर, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने एक बार कहा था कि जो ईरान ने इसराइल ने एक बार बीच में ईरान पे बॉम्ब डाल दिया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है। अब उनकी खुफिया एजेंसियों के जरिए उनको पता ना हो, ये बात तो मानी जाने वाली है नहीं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने कहा था कि उनको पता नहीं था। तो क्या इसराइल जो है कुछ सबोटाज करता है, अमेरिका कैसे उसको कंट्रोल करता है, ट्रंप खासतौर पे जो कि यहूदियों के दोस्त माने जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी लॉबी है यहूदियों की अमेरिका में, और बहुत ज्यादा समर्थन, अंदरूनी समर्थन भी उनका उस पे टिका है, फंड भी, चुनावी फंड वगैरह भी, हालांकि उनको अब चुनाव आगे नहीं लड़ना 2028 के बाद, तो लेकिन फिर भी उनको देखना होगा कि कैसे वो इसराइल को कंट्रोल करते हैं। या फिर आपको ये भी एक दो उदाहरण आपने देखे कि जब इसराइल के साथ भी थोड़ी सी सख्त भाषा दिखाने की कोशिश की ट्रंप ने, तो क्या ये इसराइल और अमेरिका के बीच किसी तरह का फॉल आउट होगा, दोनों अलग अलग ध्रुव पे नजर आएंगे? मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन कहते ना युद्ध, और क्या कहते हैं, जंग, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तो जंग का एक सिरा कहीं रुके जिसमें कि इसराइल को अपना नुकसान होता दिखे, अपना मकसद हल होता ना दिखे, उस बीच अमेरिका और इसराइल में क्या होगा, ये इस पर निगाह रखनी होगी, ये हमें इंतजार करके ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल उमा शंकर जी, हमेशा की तरह बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा पर्सपेक्टिव आपके जानिब से। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छे से और स्पष्ट रूप से चीजें समझ में आई होंगी कि हुआ क्या है, शर्तें क्या हैं और इसमें किन किन चीजों पर नजर या ध्यान बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा शंकर जी। बहुत शुक्रिया संकेत। सॉरी।